गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के 6 पार्ट हो चुके थे, ठीक है। अब ये 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में हम पढ़ेंगे लैंगिक। इससे जो 6ठा पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स थे, ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे थे इंपॉर्टेंट जिसे जानना आपके लिए आवश्यक था। अब हम बात करेंगे आपसे कि जैसे प्लांट्स में लैंगिक जनन के चरण हमने आपको बताए थे, वैसे ही जंतुओं में भी लैंगिक जनन के चरण होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन के कौन कौन से चरण हैं, ठीक है। पहला है युग्मकों का निर्माण। अब देखिए युग्मक क्या होते हैं कि युग्मक जो गैमिट्स होते हैं, तो मेल और फीमेल दो अलग अलग लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है। तो जो नर होते हैं वो नर युग्मक का निर्माण करते हैं और जो मादाएं होती हैं वो मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। तो जो नर युग्मक होता है, ठीक है, जो नर आपका जो नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक को हम स्पर्म बोलते हैं, नर युग्मक को स्पर्म बोलते हैं और मादा युग्मक को हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, इनके जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है या युग्मकों का निर्माण कहा जाता है। इसके बाद में युग्मक बनने के बाद में जो युग्मक हैं, युग्मक जब बन जाते हैं तब बाद में क्या होता है, युग्मकों का आपस में संलयन या फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं युग्मकों का संलयन या फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। अब देखिए फ्यूजन ऑफ गैमिट्स में क्या होता है कि मेल की तरफ से स्पर्म, मेल से क्या होगा स्पर्म, और फीमेल की तरफ से ओवम, जैसे ही आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। तो यानी कि युग्मकों का जब संलयन होता है तो संलयन के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन में क्या होता है, निषेचन में क्या है कि निषेचन के बाद जायगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब जो स्पर्म और ओवम होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती। जैसे ही आपका जायगोट तैयार होता है तो वो क्या होता है, द्विगुणित हो जाता है। उसमें स्पर्म और ओवम यानी कि एक मेल की तरफ से कुछ भाग और कुछ अंश फीमेल की तरफ से आकर के मिल जाता है। अब देखो ये जो स्पर्म और ओवम आते हैं, इनमें क्या आता है, डीएनए समझिए आता है आपका जो डीएनए है ना, कि कहा आता है कि आनुवंशिक पदार्थ। तो जितने भी लक्षण होते हैं सभी अंगों के बनने के, वो स्पर्म और ओवम में दोनों ही आ जाते हैं और यहाँ पे जायगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब निषेचन की बात करें तो निषेचन देखिए क्या होता है, जंतुओं में निषेचन 2 प्रकार का होता है ना। जंतुओं में निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम अगर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें यानी कि बाह्य निषेचन की बात करें, तो कुछ जलीय जंतुओं जैसे मछलियां हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि अंतः निषेचन ना होकर के बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन कैसे होता है कि निषेचन की क्रिया में स्पर्म और ओवम ही मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, जब दोनों मेल और फीमेल, है ना, नर और मादा जब आपस में पास में आते हैं तो दोनों ही जल की सतह पर क्या करते हैं, जो मेल होता है वो मेल गैमिट्स को छोड़ता है जल में ही, और जो मादा होती है वो फीमेल गैमिट्स को यानी कि मादा युग्मक को छोड़ती है। और इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक का आप जल में ही आपस में संलयन या फ्यूजन होता है, तो इस क्रिया को निषेचन करते हैं। अब चूंकि ये निषेचन जो होता है शरीर से बाहर संपन्न हो रहा है, तो इसीलिए इस निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंतः निषेचन की। देखिए अंतः निषेचन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि देखो निषेचन की प्रक्रिया तो स्पर्म और ओवम ही मिलेंगे। अब इंटरनल की बात करें तो ये मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। और निषेचन की क्रिया होती कहाँ पे, ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। अभी जब आपको
मादा जनन अंग के बारे में पढ़ाएंगे, तब बताया जाएगा कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होती है। तो ये निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो, मतलब उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं मादा शरीर के अंदर पहुँचते हैं क्रियाओं के माध्यम से और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद में है तीसरा है युग्मनज का परिवर्धन। अब देखते हैं यहाँ पे युग्मकों का संलयन हो गया, यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई। तो निषेचन की क्रिया के बाद मैंने बताया आपको कि जायगोट का निर्माण हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट हो जाता है। तो इसके बाद में जो जायगोट है आपका, यानी कि युग्मनज, जायगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो जो युग्मनज का अब यहाँ पे क्या होगा, परिवर्धन होगा। तो जायगोट बन गया, जायगोट के बाद में वो जायगोट एक कंप्लीट सेल हो जाती है, द्विगुणित कोशिका हो जाती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्र पूरे हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर जो युग्मनज है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं फिर एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से जो यूट्रस की दीवाल होती है, ठीक है, उसमें चिपक जाता है और प्लेसेंटा क्या करता है, अब यहाँ पे जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, उसको नर्समेंट प्रदान करता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। और यही एम्ब्रायो आगे डेवलप होकर के एक बेबी या बच्चे का रूप धारण कर लेता है और निश्चित समयांतराल या अवधि के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लैंगिक जनन के चरण थे। अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नर जनन तंत्र, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई आपकी कि लैंगिक जनन के चरण क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। पहला देखिए क्या है, वृषण कोश। हम चित्र में देखेंगे वृषण कोश, ये अंडाकार संरचना होती है, ठीक है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अब ये शरीर से बाहर स्थित होने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपका वृषण कोश होता है, वृषण कोश में वृषण होते हैं और वृषण में निर्माण होता है स्पर्म का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान होता है वो हमारे शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जो वृषण हैं, वृषण कोश और वृषण दोनों ही क्या हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कि वृषण कोश होता है। दूसरा पॉइंट है वृषण यानी कि टेस्टिस, ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। वृषण कोश भी 2 होते हैं, थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये मांसल होते हैं, इसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका वृषण टेस्टिस, ये पेयर में 2 होते हैं। क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया ये आपका जो बाहर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वृषण कोश। इसके अंदर एक गोलाकार संरचना, अंडाकार संरचना है जिसको हम टेस्टिस या वृषण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पेयर या संख्या में 2 होते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती, कैसे मोटाई कह सकते हैं, मोटाई जो होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इनका रंग गुलाबी तथा ये अंडाकार होते हैं, ठीक है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का यहाँ पर निर्माण होता है और वृषण ग्रंथियाँ यहाँ होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जो पुरुषों में यौनारंभ के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद ये तो हो गया वृषण कोश। उसके बाद में अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण जो है यहाँ पर एक कुंडलित संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, ठीक है। कुंडलित संरचना होती है
लगभग 6 मीटर कुंडलित संरचना होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कुंडलित होती है कि लगभग ये 4 मीटर में ही सिमट के रह जाती है। ठीक है, तो 6 मीटर लगभग कुंडलित संरचना होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अधिवृषण है, यहाँ पर स्पर्म लगभग बनने के बाद में 1 मंथ तक अधिवृषण में हमारे स्पर्म रहते हैं, और यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्पर्म को मैच्योरिटी मिलती है। अगर जो ये स्पर्म क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं या निकल जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, यदि नहीं निकलते हैं तो एक मंथ के बाद 1 मंथ के बाद लगभग यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे शुक्रवाहिनी नलिका या शुक्रवाहिनियाँ, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है, चित्र में हम देखेंगे कि ये आपका वृषण कोश हो गया, ये बीच में आपका वृषण हो गया, बीच में ये कुंडलित संरचना अधिवृषण की होती है, और इससे जो एक पतली लंबी नलिका निकली हुई है, इसको हम इस नलिका को बोलते हैं शुक्रवाहिनी नलिका। ठीक है, शुक्रवाहिनी नलिका। तो जो शुक्रवाहिनी नलिका का कार्य होता है कि ये सीधे जो वृषण है, वृषण से क्या करते हैं, ये स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब ये शुक्राणुओं को कहाँ ले जाती हैं, शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं, जिसे हम शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। 5वां पॉइंट आपका है शुक्राशय। अब देखो शुक्राशय क्या है, सेमिनल वेसल कहते हैं शुक्राशय को। शुक्राशय एक ऐसी ग्रंथि कुंडलित संरचना होती है, चित्र में देखिए कि ये मैंने बताया वृषण कोश, वृषण हो गया, अधिवृषण ये वाला भाग हो गया, इसके बाद में एक नलिका निकलती है, इस नलिका को बोलते हैं शुक्रवाहिनी नलिका या वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद में एक यहाँ पे ग्रंथाकार कुंडलित संरचना है जिसको शुक्राशय बोलते हैं। शुक्राशय में क्या होते हैं, शुक्राशय तक ये जाते हैं स्पर्म और वहीं पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है शुक्राशय के पास, कि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है ना, सहायक जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे कुछ ऐसे तरल पदार्थ या शुक्राशय में ऐसे लिक्विड पदार्थ तैयार होते हैं जो क्या होते हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और तरल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पर्म को आगे जाने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर जब तरल पदार्थ जो होते हैं, जो द्रव होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जो शुक्राशय जो शुक्राणु हैं, अब इनको हम यहाँ पर वीर्य कहा जाता है। इसके बाद में मूत्रमार्ग की बात करते हैं कि यूरेथ्रा। देखो यूरेथ्रा क्या होता है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रोटेस्ट ग्रंथ के बारे में मैंने बता दिया, शुक्राशय हो गया। अब क्या देखो, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, अब देखो जो शुक्राणु होते हैं, देखो जो फीमेल्स होती हैं उसमें मूत्र मार्ग अलग होता है मूत्राशय, लेकिन जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्म जाने का निकलने का रास्ता और मूत्र मार्ग दोनों एक ही में होते हैं। इसके बाद में है सिसन, ये एक मांसल संरचना होती है। ठीक है, ये एक मांसल संरचना होती है। इसी की सहायता से स्पर्म जो होते हैं ओवम तक पहुंचाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि जब आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है तो सिसन के द्वारा ही क्या होता है कि जो शुक्राणुओं का समावेश मादा शरीर के अंदर होता है। लास्ट पॉइंट है आपका सहायक जनन ग्रंथियाँ। अब जो सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है ना, प्रोटेस्ट ग्रंथि हैं, तो इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे इसमें तरल पदार्थ साबित होते हैं, जैसे मैंने बताया था पेप्सिनोजिन, ठीक है, एमाइलेज या क्षारीय द्रव, जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, नॉर्समेंट प्रदान करते हैं और उनके जनन में या उनको मोटाइल होने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके भाग थे मैंने बताया आपको वृषण कोश, ठीक है, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और सहायक जनन ग्रंथियां। अब अगले पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।